गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ACCA कोर्स का F7 पेपर का एक नया टॉपिक जिसका नाम है IAS 41 एग्रीकल्चर करने वाले हैं बच्चों। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट टॉपिक में चीज़ें समझने वाली है और आपको मजा आएगा करके, ये मेरी गारंटी है बच्चों। तो चलिए वेस्ट करे बिना टाइम शुरू करते हैं। IAS 41 एग्रीकल्चर बच्चों, इस IAS में हमारा IAS का नाम ही एग्रीकल्चर है, तो हमारे को कुछ कुछ चीजें समझ आती है कि हम आज जो पढ़ाई करेंगे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की, और हम अकाउंटेंट्स हैं तो हम उसकी अकाउंटिंग की ही बात करने वाले हैं। तो चीजें तो कुछ कुछ क्लियर हैं, बट करनी कैसे है ये मैं बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ बच्चों। IAS 41 एग्रीकल्चर में कुछ चीजें होती है जिनको हम कहलाते हैं बायोलॉजिकल एसेट्स। बायोलॉजिकल एसेट्स, ये बायोलॉजिकल एसेट्स क्या होते हैं? दीज आर नथिंग बट लिविंग प्लांट और एनिमल्स। बट सर, हमारी रोड पे जो है वो डॉग भी है, अब उसकी भी, हमारे घर में डॉग है, उसकी भी अकाउंटिंग फिर IAS 41 एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग होगी। तो यही बच्चों हमारा IAS 41 एग्रीकल्चर आया, उसने बोला if it is used in agriculture, if it is used in agriculture। तो बच्चों जो हमारे घर में पेट है वो एग्रीकल्चर के काम तो नहीं आ रहे। इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मानो बच्चों कि अगर मेरा फार्म है और उस पे एक डॉग है जो उसको गार्ड करता है, उस फार्म को गार्ड करता है, एक डॉग रखा हुआ है मैंने इसके लिए। अब वो गार्ड क्या बायोलॉजिकल एसेट अंडर IAS 41 एग्रीकल्चर बनेगा? तो आंसर है नो। इफ अ डॉग, लिख लो मेरे साथ, इफ अ डॉग इज यूज्ड इन गार्डिंग, it will be accounted in IAS 16 and not in IAS 41। तो अगर कोई डॉग है जो हमारे फील्ड को गार्ड करता है तो उसकी अकाउंटिंग एज पर IAS 16 होगी। और IAS 16 दो मेथड्स डिस्क्राइब करता है, कॉस्ट मॉडल और इवैल्यूएशन मॉडल। तो उसी के अंडर हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों। अगला टॉपिक, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या होता है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज समथिंग दैट इज एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। तो आप ये समझिए भाई, मैंने अपने जो है खेत में, मानो मैंने वीट उगा रखी है, वीट उगा रखी है मैंने बहुत सारी, ठीक है। अब ये वीट जो है, ये जब तक हार्वेस्ट नहीं होती, जब तक ये हार्वेस्ट नहीं होती तब तक तो ये बायोलॉजिकल एसिड है। और आफ्टर हार्वेस्ट, जब ये हार्वेस्ट हो जाएगी तो प्रोडक्ट निकल कर आएगा वीट। ये क्या है? ये है हमारा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ठीक है। अब सर हम वीट से आटा बनाते हैं, तो क्या वो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होगा? तो आंसर है बच्चों नो। वीट से जब आटा बनेगा तो वो हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होगा, वो हमारा चला जाएगा IAS 2 इन्वेंट्री में। वो हमारा प्रोसेस्ड गुड हो गया, दैट इज आफ्टर हार्वेस्ट। तो उसको हम अकाउंट फॉर करेंगे एज पर IAS 2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन। वो भी अभी चीज समझेंगे, बट अभी यहाँ पे ध्यान लगाओ, ठीक है। आई होप आपको ये वाली चीज अभी तक समझ आई होगी। फिर आप कहोगे सर आगे क्या है? तो आगे IAS 2 की ही बात करेंगे हम, IAS 2 इन्वेंट्री। आफ्टर डेट ऑफ हार्वेस्ट, आफ्टर डेट ऑफ हार्वेस्ट, एग्जाम्पल wheat converted to आटा।
आटा जिससे रोटी बनती है बच्चों, आटा उसको कहते हैं। तो वीट कन्वर्टेड टू आटा, आटा फ्लावर, वट एवर यू कैन से। तो वो हमारा प्रोसेस्ड गुड है एंड दैट इज आफ्टर हार्वेस्ट, सो इट विल बी वैल्यूड अंडर IAS 2। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। आगे बच्चों अब कुछ थोड़ा सा डीप में जाएंगे, तो चीजें मेरे साथ देखना। बायोलॉजिकल एसिड, ये बायोलॉजिकल एसिड। अब बायोलॉजिकल एसिड में बच्चों दो तरह की डिफ्रेंसिएशन है। एक है कंज्यूमेबल्स और एक है बेयरर। अब सर ये क्या भला है बच्चों? पर्सनली मैं तो प्योर वेज हूँ, बट अगर आप में से कोई नॉन वेज खाता है, मान लीजिए चिकन खाता है, तो बच्चों कंज्यूमेबल्स, कंज्यूमेबल आइटम वो होता है जो हार्वेस्ट होता है और दे आर ईटन देमसेल्फ, मतलब देमसेल्व्स हार्वेस्टेड, वो खुद ही खाने वाले आइटम है, उनकी चीजें नहीं खा जाती, वो खुद ही खाए जाते हैं। तो इसका एग्जांपल आप चिकन ले सकते हैं, और यहां पे आप लिख भी सकते हैं दे आर देमसेल्व्स हार्वेस्टेड, देमसेल्व्स हार्वेस्टेड। वेयर एज अगर हम बात करें बेयरर की, तो बेयरर क्या होगा? बेयरर तो बच्चों सिंपल है, बहुत सिंपल है। बेयर हो गया आपका जो बेयर करता है प्रोड्यूस, दैट इज प्रोड्यूस फॉर हार्वेस्ट, तो इट बियर्स द प्रोड्यूस फॉर हार्वेस्ट। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है मैंगो ट्री। भाई आप मैंगो ट्री को तो खाते नहीं हो। अगर आपको मैं एक प्लेट में मैंगो ट्री ला के रख दूं और एक प्लेट में मैंगो ला के रख दूं, तो आप ऑब्वियसली मैंगो को ही खाओगे। बच्चों ट्री तो हम खा नहीं सकते। तो दोज आर बेयरर प्लांट्स, दोज आर नॉट देमसेल्व्स हार्वेस्टेड बट दे बेयर द प्रोड्यूस फॉर हार्वेस्ट। उनमें से ही हमारे को खाना, हमारे को हार्वेस्ट वाला आइटम जो मिलता है वो इज दैट इज व्हाट इज ईटन, एंड बेयरर प्लांट इज व्हाट दैट होल्ड्स इट। ठीक है, अब बच्चों इसकी अकाउंटिंग होगी एज पर IAS 16। IAS 16, तो IAS 16 के अंदर इसकी अकाउंटिंग होगी, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। और इसका अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी दूं तो समझिए मेरे साथ। मान लीजिए बच्चों एक पेड़ है, मैंने मान लो एक प्लांट लगाया, सैपलिंग लगाया और उसको करा ग्रो। यहाँ पे इस स्टेज तक वो हो रहा है ग्रोइंग, ग्रोइंग स्टेज पे है वो। और ग्रोइंग में वो ग्रो हो गया, वो अब पूरा ग्रो हो गया है, यहाँ पे ये ट्री बन गया। अब ये मेच्योर हो गया है एंड इट हैज स्टार्टेड प्रोड्यूस कोकोनट, एंड इट हैज स्टार्टेड टू प्रोड्यूस कोकोनट। ठीक है, एक प्लांट, एक सैपलिंग था जिसको आपने लगाया, वो बड़ा हो गया, पेड़ बना, और अब उसने कोकोनट देना शुरू कर दिया। ठीक है सर, अब बच्चों इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? हमारे को तो सर मतलब है अकाउंटिंग से, हमारे को तो उसी बात को जानने में इंटरेस्ट है, तो आप हमारे को वही बताओ बिना टाइम वेस्ट करें हमारा। तो ठीक है जी, वही देखते हैं। इसकी अकाउंटिंग होगी कॉस्ट पे, कॉस्ट एज पर IAS 16। अब बच्चों एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ये प्लांट था, मान लो इसको 10 साल लगे बड़े होने में। 10 साल में इसमें खर्चा आया होगा, भाई इसको प्रोटेक्शन दी होगी हमने, और क्या खर्चा आया होगा, इसको जो है हम फर्टिलाइजर, सीड डाला होगा, फर्टिलाइजर डाला, पानी देते थे, एक आदमी रखा हुआ था जो इसकी देखभाल करता था। तो ये सारी इसकी कॉस्ट है, ये इसकी कॉस्ट है। सारी कॉस्ट बच्चों इसकी ग्रोइंग स्टेज पे हम कैपिटलाइज करते हैं, इसकी सारी कॉस्ट हम ग्रोइंग स्टेज तक कैपिटलाइज करते हैं, और जब ये मेच्योर हो जाता है तो हमारे पास एक एस्टिमेटेड टाइम होता है। मान लीजिए कि हमें लगता है हमारा जो ये पेड़ है ये 10 साल कोकोनट देगा, फॉर एन एग्जाम्पल। अब 10 साल में हम इसकी कॉस्ट को डेप्रिशिएट करते जाएंगे, ये मेच्योरिटी पीरियड के अंदर यहां पर हम इसको डेप्रिशिएट कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली चीज तो समझ आई होगी। अब अगर मैं देखूं अकाउंटिंग फॉर बायोलॉजिकल एसिड्स, तो अब मेरे साथ देखोगे अकाउंटिंग फॉर बायोलॉजिकल एसिड्स। तो सर ये क्या है?
अब हमारे को तो इनिशियल मेजरमेंट कैसे करेंगे भाई, हमने अकाउंटिंग करनी है, हमारे पास एक मान लो एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो हमारे पास एक गोट है बच्चों, दैट इज ऑल्सो अ लिविंग एनिमल, और उस गोट को हम रख रहे हैं अपने पास, हो सकता है इसको हमारे को आगे सेल करना हो, तो हमने इस गोट को रखा हुआ है। मैं बताना नहीं चाहूँगा हम क्यों गोट का यूज़ कैसे करेंगे, आई होप आपको ये चीज़ समझ आएगी, बट अब हमने एक गोट है हमारे पास, हमारे को मतलब है अकाउंटिंग से, तो हम वही देखते हैं इनिशियल मेजरमेंट कैसे करेंगे उस गोट का। तो बच्चों जो भी उस दिन की उसकी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, इस पे हम रिकॉर्ड कर देंगे अपना बायोलॉजिकल एसेट। ठीक है सर, मतलब उस दिन की जो उसकी फेयर वैल्यू होगी और उसमें से हम माइनस कर देंगे कॉस्ट टू सेल। मान लो बच्चों आपने कोई कमीशन पे करी उसको खरीदने में, तो वो आप माइनस कर दोगे। मान लो 1 लाख रुपए आपने पे करा, उसमें से 500 रुपये कमीशन थी आपने, अब आपके इस एसेट की 99,500 वैल्यू हो गई। बट अगर फेयर वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो सकती, फेयर वैल्यू कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, तो क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, होगा वही जो मंजूर है खुदा होगा, बट यहाँ पे हमारा आईएएस भी कुछ बताता है तो वो भी देख लेते हैं। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सेम लाइक आईएएस 16। तो हम इसको, अगर हमारे पास फेयर वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो सकती है तो हम इसको कैसे होल्ड करेंगे, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे। मान लीजिए उस दिन की फेयर वैल्यू 1 लाख थी, कॉस्ट टू सेल 500 थी, तो हमने 99,500 पे होल्ड करा था, फेयर वैल्यू निकल नहीं सकती, कॉस्ट जो थी उसकी मान लो उसकी कॉस्ट 1 लाख ही थी, और उसको हम उस पर डेप लगाते रहेंगे ईयर ऑन ईयर उसकी लाइफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट अब सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कैसे करेंगे, तो इट इज सेम फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑल्सो। इनिशियल मेजरमेंट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का भी इसी तरीके से होगा। फिर सर सब्सीक्वेंट मेजरमेंट कैसे होगा, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट कैसे होगा? तो बच्चों सब्सीक्वेंट मेजरमेंट कुछ ऐसे होगा, मानो अब आपने फेयर वैल्यू पे आप होल्ड कर रहे थे और जो है रिपोर्टिंग डेट आ गई है, अब उस दिन की फेयर वैल्यू निकाली जाएगी और उसको हमारे जो हमने जिस वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रखा है फेयर वैल्यू पे हम उसको चेंजेस कैलकुलेट करेंगे और वो चेंज जो होगा गेन या लॉस वो उठाकर डाल देंगे पीएनएल में। तो चेंजेस इन फेयर वैल्यू जो होगा, चेंजेस इन फेयर वैल्यू वो चला जाएगा हमारा पीएनएल में रिकॉर्ड और हम उसको फेयर वैल्यू पे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर देंगे एट रिपोर्टिंग डेट। बच्चों हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है, आई होप आपको चीज़ समझ आए, हैंडराइटिंग को इग्नोर कर दो, चीज़ें मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको चीज़ें ढंग से समझ आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर इन्वेंट्री, आईएएस 2 में इन्वेंट्री के हिसाब से हम वैल्यू कैसे करेंगे? तो फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ हार्वेस्ट, फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ हार्वेस्ट is cost for IAS 2, is cost for IAS 2। ठीक है सर। अब भाई आपको आपने आपके वीट की कॉस्ट, वीट की जो फेयर वैल्यू थी डेट ऑफ हार्वेस्ट पे वो थी 100 रुपये, मान लो 100 रुपये किलो, आपने उसी दिन इसको ट्रांसफर कर दिया फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू आटा, तो उस दिन इन्वेंट्री में हम इसकी कॉस्ट को क्या लेंगे, 100 रुपये लेंगे। ठीक है जी, क्योंकि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए मैंने एक दूसरी वीडियो बना रखी है, बट अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज डन ऑन कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो उसके लिए हमारे को कॉस्ट असर्टेन करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। इफ गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड, अगर हमारे को गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है तो क्या करेंगे? तो बच्चों दो केसेस बनते हैं, दो केसेस होंगे। एक तो है कि कॉस्ट मॉडल, बच्चों मान लो आप अपनी जो अकाउंटिंग करते हो वो कॉस्ट मॉडल के हिसाब से ही करते हो, तो आपको कुछ नहीं करना, IAS 20 अप्लाई कर देना है सीधा। भाई IAS 20 के रूल्स हैं, उस हिसाब से ही हम गवर्नमेंट ग्रांट को ट्रीट करेंगे। बट अगर आप फेयर वैल्यू मॉडल यूज करते हो, फेयर वैल्यू मॉडल, तो और हमारे को मिली है कंडीशनल ग्रांट, हमारे को मिल गई है कंडीशनल ग्रांट,
भाई हम फेयर वैल्यू यूज करते हैं और कंडीशनल ग्रांट मिली है, मान लो कि भाई अगर आप इतनी प्रोडक्शन करोगे या अगर आप ये वाली मशीनरी इतने लोगों को रखोगे तो हम आपको ग्रांट देंगे, इतने लोग अगर आप हायर करके रखते हो अपने बिजनेस में तो हम आपको एक ग्रांट देंगे। तो हम इसको इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे, इनकम एज कंडीशन मेट। तो जब भी कंडीशन मेट हो जाएगी हम इनकम रिकॉर्ड कर देंगे। इसका एक और एग्जांपल देता हूं, इफ फार्मर गेट्स ग्रांट, एग्जांपल लिख देते हैं, गेट्स ग्रांट नॉट प्रोड्यूस दैट इज सेट असाइड ग्रांट। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, ये समझो पहले तो होता क्या है। कभी कभार क्या होता है बच्चों, कुछ कंट्रीज में प्रोडक्शन ना बहुत ज़्यादा हो जाती है एग्रीकल्चर की, तो वहाँ पे ना गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भाई अब इतनी कंजम्पशन तो है नहीं, वेस्ट होगा आइटम। तो अगर फार्मर प्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसका घर नहीं चल पाएगा, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको बोलती है कि भाई आप प्रोड्यूस मत करो, ये ग्रांट रख लो हमारी तरफ से। अब आपको ग्रांट किस लिए मिली है, कुछ ना करने के लिए। यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे कुछ ना करने के लिए आपको ग्रांट मिली है। तो अब इसकी इनकम हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, भाई आपको मान लो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई 2 महीने तक प्रोड्यूस मत करना, ₹1,00,000 पकड़ लो। तो आप ये ₹1,00,000 जैसे जैसे आप काम नहीं करोगे, आप 2 महीने के अंदर इसको अपनी इनकम रिकॉर्ड कर सकते हो। तो इट इज लाइक दैट। अब आगे बढ़ते हैं इसके साथ। एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखो मेरे साथ। A herd of 4-year-old pigs was held on 1st January 2003। तो भाई हमारे पास 4 साल के पिग्स हैं 1 जनवरी 2003 को, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल एसेट हो गया। ऑन 1 जुलाई क्यों हुआ, क्योंकि हमने आई होप आप समझते हैं कि पिग को क्यों रखा जाता है, क्या यूज है पिग का। तो आई वॉन्ट स्पीक दिस, इसके लिए हमने पिग को रखा हुआ है। On 1st July 2003, a 4.5-year-old pig was purchased for $212। 1 जुलाई 2003 को एक 4.5 साल का पिग परचेज करा गया, कितने प्राइस पे, $212 पे, $212 पे। The fair value less estimated point of sale cost for 4-year-old pig at 1st Jan 2003 was $200। 4.5-year-old pig at 1st July 2003 was $212। 5-year-old pig at 31 December 2003 is $230। Calculate the amount required, हमारे को क्या है, calculate the amount that will be taken to the statement of P&L for the year ended 31st December 2003। भाई हमारे को ना subsequent measurement करनी है, और हमने बीच में एक पिग भी खरीदा है तो उसको भी देख लेंगे। हमारे को ये बताना है कि हमारा P&L में क्या अमाउंट जाएगी, चेंज की अमाउंट जाती है, चेंजेस इन फेयर वैल्यू, तो वही हम चीज़ अब इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो बच्चों मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं 31 दिसंबर 2003 के दिन मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। भाई मेरे पास पहले तो ये 5 पिग्स हैं जो 1 साल बड़े हो गए होंगे, 4 ईयर्स के थे, 1 साल हो गया, बीत गया 31 दिसंबर को, तो वो 5 ईयर्स के हो गए होंगे। तो भाई मेरे पास पहले तो 5 पिग्स हैं, और एक और पिग है जो 1 जुलाई मैंने 6 मंथ्स बाद खरीदा, और ये 4.5 साल का था, तो 6 मंथ्स बाद ये भी 5 ईयर का हो गया होगा। तो भाई मेरे पास समझो, मेरे पास 31 दिसंबर 2003 के दिन 6 पिग्स हैं जो 5 साल के हो गए हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ, भाई मेरे पास 6 पिग्स एट $230। भाई 5-year-old पिग की वैल्यू 31 दिसंबर को $230 है, तो 6 पिग्स एट $230 बन गया हमारा $1380। ठीक है, बट हमने रिकॉर्ड कैसे कैसे करा होगा। भाई पहले तो हमने 5 पिक्स को किस पे रिकॉर्ड करा होगा, इन 5 पिक्स को किस पे रिकॉर्ड करा हुआ होगा, $200। 1 जनवरी को उनकी वैल्यू थी $200 इंटू 5, तो मेरे पास $1000 के उस दिन पिक्स थे, ये मैंने माइनस कर दिया। चेंज इन फेयर वैल्यू करना है, चेंज निकालना है, तो अब भाई मेरे वैल्यू में चेंज हुआ है, वही हम चेंज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर एक और पिक था जो 1 जुलाई के दिन $212 का खरीदा गया था, तो $212 इंटू 1 जो बन गया 212। तो अगर मैं इसका वैल्यू निकाल लेता हूं तो वो निकल कर आएगी कुछ $168। तो ये $168 है इसकी वैल्यू
किस चीज़ की वैल्यू है ये हमारी जो पीएनएल में अमाउंट जाएगी चेंजेस इन फेयर वैल्यू के लिए, ये अमाउंट चली जाएगी हमारी पीएनएल में फॉर चेंजेस इन फेयर वैल्यू, और इसको हम अपनी एज एन इनकम दिखा देंगे पीएनएल में। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी बच्चों। आईएएस हमारा 41 इतना सही है। आई होप इसमें और कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, बट स्टिल मैं हमेशा ये कहता हूँ कि दिस वीडियो इज़ नॉट एन एक्सक्लूसिव वीडियो। इसके बाहर से भी पेपर में तो कुछ भी आ सकता है बच्चों, तो ज़रूर अपना एग्जाम किट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, प्लस हमारे को किट ज़रूर पढ़नी है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से इस नंबर पे पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में डाल के भी बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। और मैं अभी के लिए तो आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बाय।